इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th हिंदी बुक क्षितिज भाग 1, जिसका 6ठा अध्याय हरिशंकर प्रसाई प्रेमचंद्र के फटे जूते को पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिशंकर प्रसाई लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरिशंकर प्रसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किए, पढ़ाया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे, स्वतंत्रता के रूप में लिखने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिनकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। हिंदी संसार उसको बहुत ज्यादा चाहा। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के गंतव्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियां हंसते हैं रोते हैं, कृतियां में है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन, फिर कहानी संग्रह, उसके बाद से रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है ये, ठीक है। तब की बात और थी, और भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना मतलब डनेर गांव में होता है ना, खेत के बीच में था। डनेरियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव के फिसलन, तीसरी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौड़, जिसको बोलते हैं व्यंग संग्रह, उल्लेखनीय है। बहुत ज्यादा ये सब चलता है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लेखे उनके व्यंग, जितने भी लेखे लिखे गए हैं वहां पर, उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाहित किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। मतलब जो लिखते थे वो लेखन के परिवर्तन के रूप में चेतना पैदा करता है। मतलब एक तरह से ऊर्जा, कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्णय किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा के मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वो ऐसा लिखते हैं ये कि वो भाषा में जिस तरह बोलते हैं ना, उसका अर्थ बहुत ज्यादा गहरा होता है। प्रेमचंद्र के फटे जूते, जो पहिलका हम लोग पढ़े हैं प्रेमचंद्र, उन्हीं के बारे में है, बस उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। प्रेमचंद्र के फटे जूते शीर्षक निबंध में ये निबंध है। परसाई जी ने प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे के प्रवृत्ति एवं अवसारवादी पर व्यंग किया है। देखते हैं क्या किया है। अब शुरू होता है प्रेमचंद्र के फटे जूते। फटा जूता आप कभी पहने हो कि नहीं पहने हो? प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटी कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गाल की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछे चेहरे को भरा भरा करती है। घनी मूछे, पहले के लोग मूछ जरूर रखते थे। पाँवों में केनवन के जूते, उस समय केनवन का जूता मिलता था, वो जो चमड़ा का, सूख जाता था, खटाक खटाक चटाक चटाक करता था। उनके बंद बेहतरीन बंधे हैं, उनके बंद भी बेहतरीन बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की छपरी और लोहे की पतरी निकल जाती है। उस पर लोहे की पतरी होती है जो निकल जाती है, आगे का ठुड्डा वाला। और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, और निकल जाती है तो उसमें काटी ओटी ठोकने में दिक्कत होता है, तो बंद कैसे भी कस ली जाती है, कैसे भी लगा दो।
दाहिनी पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। अंगुली बाहर दिखती थी, इतनी सादगी थी। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अगर फोटो इस पोशाक में खिंचवा रहे हैं तो पहनते क्या होंगे, पूरा फटा फटा। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ी नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। गर्दन के गहरे क्या होता है? गर्दन के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे, मतलब गर्दन के नीचे जो मुस्कान है उसको धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर बीच में क्लिक कर लिया। उसके बाद से थैंक यू कह दिया। अगर विचित्र है यह अधूरी मुस्कान विचित्र है। यह मुस्कान नहीं, उसमें उपहास है, इसमें व्यंग है। देखो, उसमें लेखक लोग होते हैं, बहुत सादगी वाले लोग होते हैं, बहुत मामूली लोग होते हैं। मामूली नहीं, अपने लेखन से तो मतलब समझ लो कि वो आश्चर्यजनक लोग होते हैं, एकदम पागल लोग होते हैं, लेकिन पहनावे से थोड़ा अलग दिखाई देते हैं। लेखक साधु संत को सोचोगे कि सूट बूट में रहे तो ऐसा हो सकता है, नहीं। वो सब हमेशा व्यंग और मुस्कान नहीं रहते हैं, हमेशा एकदम मुस्कुराहट उनके ऊपर रहती ही है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी नहीं रहा है। किसी पर हंस भी रहा है, मतलब किसी पर हंस भी रहे थे। वो फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? फोटो नहीं खिंचाते तो क्या हो जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर, जो तुम्हारा क्लेश है, तुम्हारा जो स्वभाव भाव है, वो अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक दे रहा है। जो तुम्हारे आंखों का तीखा दर्द है वो मुझे रोक दे रहा है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, मतलब बारात लेकर जाते हैं, कोट मांगकर पहन कर बारात जाते हैं, फिर लाकर उनको दे देते हैं। अगर मांगे की मोटर से बारात निकलते हैं तो फोटो खिंचाने के लिए बीबी तक मांग ली जाती है कि भैया तनी देर के लिए बीबी दे दो, हम फोटो खिंचा कर दे देते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बनी, तुम जूते भी किसी से नहीं मांग पाए। तुम फोटो का महत्व जानते ही नहीं हो। हमें भी लोग बोलते थे, हमारे भी क्लासमेट बोलते थे, हमारे भी मित्रगण बोलते थे, यार तुमको फोटो खिंचाने का कोई शौक है नहीं, तुमको खींचने ही नहीं आता है। हम बोलते थे कोई बात नहीं, एक दिन आएगा, मेरा भी समय आएगा, अपना टाइम आएगा। वो अपना टाइम अब आ गया है। आज मैं खूब फोटो क्लिक करवाता हूँ। परेशान हो जाते हैं फोटो खींचने वाले, चश्मा लगा कर फोटो उनको खींचना पड़ता है। लोग तो इत्र छिड़क कर फोटो खिंचाते हैं जैसे फोटो में खुशबू आ जाए। अरे इत्र छिड़कने से, मतलब सेंट मारने से क्या फोटो में खुशबू आएगी? गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, पर मेरी नहीं। हम नहाते हैं भैया, हम नहीं लगा सकते। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी
5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। उस जमाने में भी 5 रुपए के जूते मिलते थे, मतलब उस समय भी महंगा था, आज भी महंगा है। और पहले चमड़ा का जूता हुआ करता था, उसमें तेल डालना पड़ता था। तेल डाल कर रखोगे ना तो तुमको चटर चटर करेगा और पैर खियाएगा नहीं। लेकिन अगर उसमें तेल डालकर नहीं रखा गया तो वो जूता आपके पैरों का बलात्कार कर देगा, पूरा खूने खून कर देगा आपके पैरों का, इतना टाइट हो जाता था। पहले के चमड़ा का चप्पल पहनने के बाद लगता था कि पैर डालो तो लगेगा कि पैर गया, आज खत्म। लेकिन आज के जूता देखो कितना नॉर्मल आ रहा है, कितना मुलायम आ रहा है। ठीक है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। पहले 5 रुपए, आज 250, 200, 3000, 4000, 5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के जूते लोग पहनते हैं। एक्सपोर्ट वाले तो 2-2, 3-3 लाख का जूता पहनते हैं। 25 टोपियां निछावर होती है, 25 टोपियां निछावर होती है तब एक जूता खरीद में आता है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो, और तुम भी जूते और टोपी में ही पड़े हुए रहो, उसी में रहो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पल्ले भी नहीं पड़ी। मतलब ये जो बात उसने कह दिया उसे इतनी तीव्रता से पल्ले तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे। हम इसी के वजह से देखो क्या क्या कहलाते थे। मतलब वो जो आदमी देख रहे थे वो बोले कि आप क्या क्या, हरिशंकर प्रसाई को, कि आप इसी के वजह से क्या क्या कहलाते हैं, कथाकार, उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट, मतलब उपन्यासों का सम्राट, युग प्रवर्तक, युगों को बदलने वाला, और क्या क्या बोला जाता था उनको। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। क्यों भैया? मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलता, पर अंगूठे के नीचे तला, मतलब जो सोल होता है, सोल फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है, और कभी कभी रुखर मिट्टी होता है तो लड़कर पैर फूट जाता है और खून भी बहने लगता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है और पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पांव नीचे घिस रही है। यही अंतर है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। लेखक लोग पर्दे में ही रहते हैं। लेखक लोग क्या करते हैं, मैंने हमको कोई जरूरत नहीं है, अच्छा कपड़ा, अच्छा रह रखाव, जूता पुता, ये सब क्या है बात यार। लेकिन कुछ लोग जो पर्दा, अच्छा कपड़ा, अच्छा ड्रेस, जूता चश्मा, अच्छा खोपड़ा जैसा बाल, ये सब दिखाने का बाल है। हमारे आप किसी भी वीडियो में दिखा दो, मेरा बाल दिखा दो। आप 500 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं, ये जहां पर आ रहे हैं तब तक 500 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप मेरे सिर पर एक भी बाल दिखा दो। हम बाल नहीं रखते हैं ना, टकला ही रखते हैं। वी आर टकला, हम हमेशा ठीक है टकले में, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जवानी बिना फोटो के ही छप जाए, लेकिन फोटो तो बिना मैं जूता नया लेने नहीं खिंचवाऊंगा। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देगी। तुम्हारा यह मुस्कान जो है मेरे हौसले को खत्म कर देगी, धराशायी कर देगी। क्या मतलब इसका? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या होरी का गोदान हो गया? गोदान क्या होता है? गौदान को भी गोदान बोलते हैं। तो गोदान हो गया। क्या पूस की रात में नील गाय क्या लील गाय जो गांव में घूमती है, सब फसल वगैरह खा जाती है रात को, तो नील गाय हल्कू का खेत चर गई, मतलब हल्कू का खेत चर गई रात में आकर नील गाय। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया?
क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे, इसलिए वो मर गया। नहीं, मुझे लगता है कि माधव औरत के कफन के चंद की शराब, कफन का जो पैसा रखा था उसका भी शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देता हूँ। कैसे फट गया, कैसे फट गया? यह मेरी जनता के लेखक, ये मेरी जनता के लेखक कैसे फट गया? क्या बहुत चक्कर काटते हो? क्या बनिया के क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील तक चक्कर लगाकर घर लौटते हो? मतलब सवाल पूछा जा रहा है। चल कर लगाने से जूता फटता नहीं। चल कर कितना भी चलो जूता नहीं फटेगा, घिस जाता है। कुंभन दास की जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया। वहां पर एक आदमी था जिसका नाम था कुंभन दास। उसका जूता भी फतेहपुर सिकरी में आने जाने से घिस गया। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पहनैया घिस गई, बिसर गए हरिनाम। मतलब आते जाते घिस गया मेरा जूता, बिसर गया मेरा हर चीज, जूता मेरा खत्म हो गया। देखो यहाँ पर जूता किस तरह फटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो जूता फटल है ना। ये धागा, पहले भी डोरी नहीं होता था, ये फोटो गलत है। पहले केवल जूता होता था, ये डोरी वाला नहीं, खाली पैर डालो और चलते रहो, उस तरह जूता होता था। इस तरह जाएगा, इस तरह आ जाएगा, लस पहन ले रहो। ये तो एडिटिंग करके नया में डाला गया है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, ऐसे बुलाकर देने वालों को कहा था, जिसके देखे खुद उपजता है, जिसके देखे खुद उपजता है, कितने करबो पैरो सलाम। नहीं समझे ना, मैं फिर से समझाता हूँ। किसी को बुलाकर वो कहता है, जिसके देखे दुख उपजता है, जिसको देख कर दुख उपजता है, मतलब दुख आता है, उसको करबो पैरो सलाम, उसको पैरों को छूकर सलाम करो, प्रणाम करो। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फटा भाई? चलने से जूता फटता नहीं, घिसता है, तो तुम्हारा जूता कैसे फटा? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहते हो। कोई चीज जो परत पर सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़े हो जाता है, मतलब कोई पत्थर वगैरह, चाहे कोई लकड़ी, कुछ खाजा, चाहे नारियल गिर जाए, उसका भी तुम ठोकर मार के हिलाते रहते हो। उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। आज भी मैं रोड पर देखता हूँ कि कहीं कुछ गिरा हुआ है, तो हम वहां पर पैर से मारकर उसको साइड में कर देते हैं, एक साइड में करके उसको डाल देते हैं, एक किसी के कोई मतलब उस पर गिरे ना ही। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते हो। टीले से समझौता भी तो किया जा सकता है। सीधी नदी पकड़ थोड़े ही फुर्ती है। मतलब सीधे नदी पकड़ थोड़े ही फुर्ती, मतलब सीधा कोई नदी पकड़ के थोड़े जाता है, रास्ता पकड़ के जाता है ना। कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी चले जाते हैं, और कोई रास्ता बदल कर भी चले जाते हैं, और कोई नदी में नाव पर बैठ के भी जाते हैं। तुम समझौता कर नहीं सकते। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होड़ी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाला कमजोरी उसको ले डूबता है। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम किस तरह मुस्कुरा रहे हो? उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। हर कोई बंधन में नहीं पड़ता है, वो बंधन से अलग जीना चाहता है। तुम्हारी यह पांव की उंगली तुम्हें संकेत करती सी लगती है कि उसे तुम घृणित समझते हो। उसके तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। मतलब तुम्हारी उंगली बता रही है कि जिससे तुम नफरत करते हो, तो तुम्हारी हाथ की उंगली नहीं कि अंगूठा दिखाए, तुम्हारी पैर की उंगली उसे अंगूठा दिखाती है। रे देख ले अंगूठा, भाग यहाँ से।
तो ये लेखक का दृश्य है जो पैरों से, हाथ को पैरों से सलाह कर दिया, घृणा करने वालों को हाथ से नहीं पैरों से अपमानित कर दिया। यही तो विधि का विडंबना है। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया, जिसको ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ कि क्या करना चाहते हो। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। तुम उस पर भी हंस रहे हो जो उंगली दिखाता है, चाहे तलुआ घिसाए चल रहा है। उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? तुम तो अपना तलवा खराब कर रहे हो। मैं सोचता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारे फटे हुए जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तुम सब बोलते हो ना। अपने आप को समझो पहले। हमारे टीचर बोला करते थे, बेटा जी पहले अपना फटा देखिए। तो जो टीचर बोलते थे पहले वो अपना फटा नहीं देखते थे, लेकिन हम लोग को बोलते थे कि बेटा जी अपना फटा देखिए, जिसलिए हम लोग भड़क जाते थे थोड़ा। इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, क्वेश्चन आंसर कुछ बताने वाला है नहीं, शब्दार्थ है जिसे आप देख लेना, एक बार पढ़ाई कर लेना इसका, बाकी कुछ नहीं है। ये केवल आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। ये जूता का अभिमान, कपड़ा का अभिमान, दृश्य का अभिमान, अदृश्य का अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस तरह है उसको चलना चाहिए। मतलब किसी चीज को तोपने के चक्कर में हजारों करोड़ों रुपया बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर जूता का आगे का फटा हुआ है, ठीक है भैया, हम जिम में थे तो मेरा जूता फट गया था। कितना बार हमको बोला गया कि जूता बदल लो हर्ष, जूता बदल लो। हम बोले चल रहा है तो चलने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है तो खरीद के दे दीजिए। कितना लोग बोला कि फट गया, खरीद के दे दीजिए, हम पहन कर आएंगे कल से। फिर भी 6 महीने के बाद जूता खरीदे थे। अरे भैया, जिस चीज की जरूरत ना हो उस चीज का क्यों लेना, हम क्यों उसका इस्तेमाल करें? नहीं करेंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला अध्याय पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जो लिखती हैं मेरे बचपन के दिन, उसके बारे में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।